गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं लेजिस्लेशन सब्जेक्ट का जो डीजीएमएस के एग्जाम में पूछी गई थी प्रश्न और गेट के एग्जाम में पूछी गई थी प्रश्न, उनके प्रश्न पत्रों के क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड किया था। आप लोग स्टडी कर लिए होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो की अपलोड हो रही है उसको पूरा देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप नए कैंडिडेट हैं, एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए। बेल आइकन को दबाने के साथ ही आपके पास जो भी वीडियो इस चैनल के थ्रू अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप उसको देखकर अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकते हैं, एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्वेश्चन है जो आपके सामने दिखाई दे रही होगी 111 जो कि 111 नंबर का क्वेश्चन है लेजिस्लेशन फर्स्ट क्लास का, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न क्या कहता है। हाँ, आपको दिखाई दे रही होगी। आप हमारे कर्सर के साथ अपने नजर को मूव करिए। क्या कहता है? Explosion proof stopping shall be constructed by erecting two numbers of isolation stopping of thickness of dash dash and dash dash separated by a space dash dash filled with incombustible material। मतलब समझ लेते हैं फ्रेंड। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग shall be constructed। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग जो कंस्ट्रक्ट की जाती है इरेक्टिंग टू नंबर्स ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग, दो नंबर आइसोलेशन स्टॉपिंग के साथ, जिसकी थिकनेस क्या क्या रहती है दोनों की, और जो सेपरेट होते हैं कितने दूरी पर, और उनके बीच में फील्ड की जाती है इनकम्बस्टिबल मटेरियल। ऑप्शन ए कहता है 0.5 मीटर पहला स्टॉपिंग की थिकनेस, दूसरा क्या 1 मीटर और उनके बीच का स्पेस 4.5 मीटर। बी नंबर कहता है 1 मीटर 1 मीटर 3 मीटर। सी नंबर कहता है 1 मीटर 1 मीटर 4.5 मीटर। डी नंबर कहता है 0.5 मीटर 0.5 मीटर 4.5 मीटर। ई नंबर कहता है 0.75 मीटर 0.75 मीटर 3 मीटर। तो यहां पर आप जो स्टॉपिंग की थिकनेस है, आप डीजीएमएस सर्कुलर में पढ़े हैं कि 1-1 मीटर की मोटाई की एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग अगर बनानी है तो 1 मीटर की मोटाई की, जैसा कि ये एलसी काकू साहब का जो कट पेस्ट मैं आपके सामने रखा हूं कि ये 1 मीटर मोटाई की आपने सुटेबल प्लेस जो जहां पर आपको आइसोलेशन स्टॉपिंग गैलरी में बनानी है, पिलर के दोनों साइड की पिलर के बीच में, उस गैलरी पूरी गैलरी की लंबाई में ऐसा जगह चुनते हैं जहां की क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो, रूफ साइड का फ्लोर का कंडीशन अच्छा हो। तो ऐसे जगह को चुनते हुए आप 1 मीटर मोटाई का एक दीवार खड़ा करते हैं, साथ ही बगल में 4.5 मीटर का स्पेस छोड़ करके फिर 1 मीटर का एक और मोटी दीवार खड़ा करते हैं ब्रिक एंड सीमेंट का, जिसके बीच की जिसकी में जो पाइप की लंबाई होती है जो सैंपल लेने के लिए लगाई जाती है, अंदर में 3 मीटर निकली रहती है और बाहर में निकली ही रहेगी थोड़ी सी। तो ये 3 मीटर देखिए, एक 4 मीटर हो गया, ये 4.5 मीटर बीच में इंटरवल रख रहे हैं, तो ये 4 4.5 हो गया 8.5 मीटर, 8.5 और 1 9.5 मीटर, प्लस में 1 मीटर और मान के चलिए रखी रहती है, तो 9.5 आधा मीटर ही मान के चलिए। तो 10 मीटर की लंबाई की पाइप, सिंपल पाइप जो है कम से कम रहनी चाहिए। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है कि एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग में सिंपल पाइप की लंबाई मिनिमम कितनी रहती है। तो इस तरह से ये इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। साथ में सैंपल पाइप के साथ टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए थर्मामीटर लगाते हैं, ऊपर चेक बोर्ड लगाते हैं जिसमें साइन करने की स्पेस बनी रहती है, नंबर प्लेट लगी रहती है कि कौन सी नंबर की एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग है। पानी अंदर में जमा ना हो, उससे बाहर निकलता रहे, लेकिन अंदर की जो हवा है बाहर ना निकले, इसके अरेंजमेंट के लिए वाटर सील लगाते हैं। तो ये पूरी अरेंजमेंट जो फ्रंट व्यू और साइड व्यू में दिखाई गई है वो जो है आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जो खांचा काटा जाता है रूफ साइड फ्लोर में, उसके लिए देखिए दोनों स्टॉपिंग चाल कांथी तल्ली में खांचा काट कर बनाई जाएगी। खांचा कोयले में 1 मीटर,
सेल में 30 सेंटीमीटर और सैंडस्टोन में 15 सेंटीमीटर की काटी जाएगी। इस पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये रही आपकी प्रश्न की आंसर सी, ऑप्शन सी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कहता है, वेयर white metal is used in capping of ropes, the tapered portion of the socket shall not be less than dash times the diameter of the rope। क्या मतलब होता है, प्रश्न पढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मीनिंग समझते हैं कि जब जहां पर व्हाइट मेटल यूज की जाती है रोप के केपिंग के लिए, यानी रोप के पल जब फिट की जाती है, तो द टपर्ड पोर्शन ऑफ द सॉकेट सेल नॉट बी लेस देन, तो जो सॉकेट होती है उसका टेपर्ड पोर्शन जिसको आप कहते हो, मैं अगर आपको दिखाना चाहूं, रोप केपल का कॉनिकल शेप में होता है, ये जो इस टाइप में रहती है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी ये कॉनिकल पोर्शन, टेपर्ड पोर्शन जो रहती है, ये वाली, ये टेपर्ड पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं टेपर्ड पोर्शन ऑफ रोप केपल। तो ये जो रोप केपल की जो टेपर्ड पोर्शन होती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो रोप से कितनी गुनी होगी। तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। सॉकेट जो रहती है, टेपर्ड पोर्शन ऑफ द सॉकेट, सॉकेट के जो टेपर्ड पोर्शन रहती है, सॉकेट की जो टेपर्ड पोर्शन होती है, सेल नॉट बी लेस देन, वो उससे कम नहीं होने चाहिए। ये जो थी आपकी रोप केपल सॉकेट, इसको कर देंगे रोप केपल सॉकेट, रोप केपल सॉकेट, मैं सॉकेट लिख दिया हूं वहां पर, रोप केपल सॉकेट। तो वो रोप के डायमीटर से कितना गुना से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस संबंध में आपको याद रखनी होगी वाइंडिंग रोप, जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 85 का 5 का डी नंबर आपको इसका आंसर देगा। देखिए यहाँ कहता है, वेयर व्हाइट मेटल इज यूज्ड इन द कैपिंग ऑफ रोप, द टेपर्ड पोर्शन ऑफ द सॉकेट शैल नॉट बी लेस देन द 6.5 times the diameter of the rope for the size up to 26 मिलीमीटर। अगर आप रोप 26 मिलीमीटर तक का ही यूज करते हैं, 25 मिलीमीटर 24 मिलीमीटर का, तो उस केस में 6 और हाफ टाइम यानी 6.5 टाइम से कम नहीं होगी। अगर 25 लेते हैं तो 25 छक्का 150 और 3 153 मिलीमीटर से कम नहीं होगी। उसी तरह से 7 1/3 टाइम्स इन केस ऑफ रोप डायमीटर हायर देन 26 मिलीमीटर। अगर 26 मिलीमीटर है तो 26 मिलीमीटर से वाली डायमीटर वाली रोप के लिए जो सॉकेट होगी, सॉकेट का जो टेपर्ड पोर्शन होगा, वो 7 1/3 टाइम्स, 7 तो नहीं कह सकते, 1/3 टाइम्स जो होती है, 7 1/3 टाइम, जिसको 7.33 टाइम कह सकते हैं, 7.33 टाइम्स को आपको 26 मिलीमीटर से गुणा करना होगा, और देखिए कि कितना आता है, उतना से कम नहीं होगी। तो आपसे ये ऑप्शन आ चुके हैं। इसके कीवर्ड और की नंबर, ये ई नंबर का फर्स्ट भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। जो सॉकेट सेल हीटेड टू ए टेम्परेचर, सॉकेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटेड करना चाहिए बिफोर पोरिंग द व्हाइट मेटल को पोरिंग करने के पहले। मेल्टिंग पॉइंट जो होगी किसकी, जो व्हाइट मेटल इज पोर्ड इनटू द कैपिंग ऑफ रोप्स, रोप के कैपिंग में जो व्हाइट मेटल पोर्ड करते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होगी। और एंड द टेम्परेचर व्हेन पोर्ड इनटू द सॉकेट, जब उसको पोर्ड करते हैं तो वो 363 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं हो। इस संबंध में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, तो इसको भी दिमाग में बनाए रखना है। रिपीट कर लिया आपने। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन एबीसी एनालिसिस और सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। जो मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत ये जो इन्वेंट्री कंट्रोल आती है, यानी कि आप जो भी मटेरियल है, स्पेयर पार्ट्स हैं, जो इनपुट की रिसोर्सेस हैं, जो आप कोला प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत अधिक भी ना इकट्ठा हो जाए, ना बहुत ही कम रहे, ना बहुत अधिक इकट्ठा होने पर पैसा आपकी फंसी रहेगी, बहुत कम रहने पर जब ब्रेकडाउन होगी तो आप
उसको सप्लाई नहीं कर पाने से प्रोडक्शन सफर करेगी। तो ये जो मटेरियल की मैनेजमेंट है, जिसको हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल भी बोलते हैं, जिसके तहत हम लोग सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, जिसमें ABC एनालिसिस के तहत हम लोग ये कहते हैं कि ये वाली जो रहती है मटेरियल, हम एक क्लास में किसको रखते हैं, एक क्लास में हम उन मटेरियल्स को रखते हैं जिसकी क्वालिटी हाई होती है, जिसकी वैल्यू हाई होती है, जैसे कि हेड गियर पुली है, बकेट है। तो इसकी संख्या हम ज्यादा नहीं रख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऑप्टिमम रखने का प्रयास करते हैं, लेस नंबर रखते हैं और हाई वैल्यू रहती है इनकी। इस पर कंट्रोल ज्यादा करने की जरूरत रहती है, हाई वैल्यू वाली जो रहती है। और वहां पर जो B नंबर की होती है वो मीडियम क्वालिटी, मीडियम वैल्यू, मीडियम नंबर में हम इसको रखने का करते हैं, जो B मटेरियल टाइप की होती है। C मटेरियल टाइप की जो होती है वो लेस वैल्यू वाली होती है, जैसे कि डॉगनल स्लीपर्स जो होते हैं C वैल्यू वाली होती है। इसमें हम लोग जो मटेरियल रखते हैं उस पर कंट्रोल जो है कम की जरूरत पड़ती है। साथ ही जो है इसकी संख्या हम लोग अधिक मंगा सकते हैं, क्योंकि लो वैल्यू वाली इसकी रहती है अमाउंट। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि E नंबर जो है, आप पढ़िएगा तो E नंबर जो है आपको राइट आंसर लगता हुआ नजर आएगा। एन इन्वेंट्री कैटेगराइजेशन टेक्निक विच डिवाइड एन इन्वेंट्री इनटू 3 कैटेगरीज। इन्वेंट्री कैटेगराइजेशन की टेक्निक है कौन सा? सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, जो इन्वेंट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। ए आइटम विथ वेरी हाई कंट्रोल, जैसा मैं अभी बताया आपको, आई कॉन्टेक्ट की तहत, आई कॉन्टेक्ट वाली क्लास की तहत, एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, और उसको एक्यूरेट रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, थोड़ा भी संख्या में इधर उधर नहीं होने देते हैं। बी आइटम जो होती है लेस टाइटली कंट्रोल्ड, इसमें कम कंट्रोल हम लोग थोड़ा सा रखते हैं, लेकिन कंट्रोल रखते हैं, ऐसा नहीं कि इस पर कंट्रोल रखते हैं, और उसकी रिकॉर्ड को गुड मेंटेन करते हुए रखते हैं। सी आइटम वाली जो होती है सिंपलेस्ट कंट्रोल रहती है, साधारण कंट्रोल की जरूरत रहती है उस पर, और उसको रिकॉर्ड रखना है, ऐसा नहीं रखना है। डॉगनल मंगा लिया आपने 100 kg, तो 100 kg वो जो डॉगनल है उसको भी रिकॉर्ड करके रखना है। तो ये ई नंबर को टिक लगाते हुए आप इन्वेंट्री कंट्रोल समझ गए होंगे क्या होता है मटेरियल मैनेजमेंट के तहत। ABC एनालिसिस क्या होता है, ABC एनालिसिस क्या होता है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन बहुत सारे साइंटिस्ट लोग दिए हुए हैं। FW टेलर कहते हैं ऑल पॉसिबल ब्रेन वर्क शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द एक्चुअल वर्किंग प्लेस एंड लोकेटेड इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन दिए हुए हैं FW टेलर, जो कि 1911 में 1911 में दिए थे, ऑल पॉसिबल ब्रेन वर्क शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द एक्चुअल वर्किंग प्लेस। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी हुई है, बहुत सारे डेफिनेशन दी हुई, ये भी प्रश्न आपसे पूछी जा सकती है। क्या मैं कह रहा हूं? ऑल पॉसिबल ब्रेन वर्क शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द एक्चुअल वर्किंग प्लेस। And located in the planning department. तो ये FW टेलर का प्रिंसिपल नंबर 1 था। FW टेलर, जो कि 1911 में दिए थे। तो ये क्या कहे कि ऑल पॉसिबल ब्रेन वर्क शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द एक्चुअल वर्किंग प्लेस। फेस पे जो वर्किंग प्लेस है वहां से आपके दिमाग में क्या क्या चल रही है, उस कार्य के बारे में, उस ऑपरेशन के बारे में, कि कैसे क्या कमी है और क्या इसमें सुधार होनी चाहिए, वो सभी अपने ब्रेन वर्क से, ऑल पॉसिबल ब्रेन वर्क शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द एक्चुअल वर्किंग प्लेस से आपको अपने दिमाग में जो चल रही है उसको निकालना है, एंड लोकेटेड इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट, और तब जाकर के आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट में उसको लोकेट करनी है। पहले थ्योरेटिकल हम लोग प्लानिंग करते थे और प्लानिंग करके उसको हम लोग इंप्लीमेंट करने का काम करते थे। ये उल्टा गंगा बहाने की बात कर रहे हैं FW टेलर साहब, कि आप वर्किंग प्लेस से दिमाग में जो चल रही है उसको आप निकालिए और
प्लानिंग डिपार्टमेंट में लोकेट कीजिए उसको और उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो ये एफडब्ल्यू टेलर का था, ऑल पॉसिबल ब्रेन वर्क शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द एक्चुअल वर्किंग प्लेस एंड लोकेटेड इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट। लेकिन और भी साइंटिस्ट लोग अपने अपने अनुसार इसकी डेफिनेशन दिए हुए हैं, जिसमें से आप देखिएगा कि मैनेजमेंट जो होती है एक बिजनेस या इंडस्ट्री या इकोनॉमी, मतलब बिजनेस करने के लिए या इंडस्ट्री चलाने के लिए या जो आर्थिक स्थिति है उसको, उसका जो मैनेजमेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी के प्रिंसिपल के अनुसार। मतलब इफिशियंसी में हम लोग क्या चीज लगाते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट जो है हम लोग क्या देते हैं, जो हम लोग चाहते हैं डिजायर्ड प्रोडक्शन, जो डिजायर्ड प्रोडक्शन चाहते हैं कि भाई हमको इतना रिजल्ट चाहिए, इतना प्रोडक्शन चाहिए, और उसको हम लोग और बढ़ाने का प्रयास करते हैं, प्रोडक्शन को और इम्प्रूव, रिजल्ट को और इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, चाहते हैं। लेकिन उसकी जो बटे में जाती है इनपुट रिसोर्सेज को हम लोग कम से कम वेतन कम देना चाहते हैं, स्पेयर पार्ट्स कम लगाना चाहते हैं, मटेरियल की कॉस्ट को कम कराना चाहते हैं। तो ये जो इनपुट रिसोर्सेज को कम करके आउटपुट रिजल्ट को बढ़ाना चाहते हैं ताकि इफिशियंसी बढ़ती रहे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी है, डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट होती है उससे डिराइव्ड होती है जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी मिलती है। इन द मेथड ऑफ वर्क, जो आप मेथड ऑफ वर्क चला रहे हैं, चाहे लॉन्ग वर्क चला रहे हैं, चाहे आप बोर्ड एंड पिलर चला रहे हैं, या फिर जो भी मेथड ऑफ वर्क आप अडॉप्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन प्राप्ति के लिए, एंड प्रोडक्शन प्राप्ति के लिए जो चला रहे हैं और जो मेथड ऑफ वर्क चला रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द टाइम एंड मोशन स्टडी। ये जो आप मेथड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं, टाइम एंड मोशन स्टडी, इसमें हम लोग आप एक एसडीएल को फेस से जाकर के लोडिंग पॉइंट पर लोड करने और लोडिंग पॉइंट से पुनः फेस के ऊपर आने में जो समय लगती है उसको आप साइकिल ऑफ टाइम कहते हो। तो साइकिल ऑफ टाइम में ये जो टाइम लग रही है इसका स्टडी करते हो, उसी को टाइम एंड मोशन स्टडी मतलब वर्क प्रोसेस जो है वो किस तरीके से मूव कर रही है, आपको उसका टाइम का जब स्टडी करते हो तो उसको टाइम स्टडी बोलते हो। और जब वो मूव करती है, जिस क्रम से टाइम के रिस्पेक्ट में जो वर्क मूव करती है, उसके स्टेप मूव करते हैं, उसी को हम लोग मोशन स्टडी कहते हैं। तो टाइम एंड मोशन स्टडी के तहत इसको हम लोग मैनेजमेंट को, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसकी स्टडी करते हैं और एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करके जो हमारी बिजनेस है, इंडस्ट्री है, इकोनॉमी है, उसका मैनेजमेंट करते हैं। यही कहलाती है साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपने समझ गया होगा, जिसमें ये चीज जो है आती है। बाकी चीज को भी पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। आप यहाँ पे आइए, जो कि 115 नंबर का क्वेश्चन है। वो क्या कहता है, सैंपलिंग फॉर रेस्पिरेबल एयरबॉर्न डस्ट इन ए लॉन्ग वॉल माइन सेल डन एट डैश मीटर आउट बाय ऑफ द फेस इन इनटेक एयरवे में जो आउट बाय ऑफ द फेस है वहां, और डैश मीटर फ्रॉम द इनटेक इंड ऑफ द फेस एंड डैश मीटर इन बाय ऑफ द रिटर्न इंड ऑफ द फेस। यहाँ पे 3 शब्द कहा है, इसको आप पिक्चराइज के रूप में आप अगर समझना चाहें तो पहला चीज कहा है कि लॉन्ग वॉल माइन सेल बी डन एट डैश मीटर आउट बाय ऑफ द फेस जो रहती है आउट बाय ऑफ द फेस। ये जो 3-4 शब्द कह रहे हैं इसको मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन के तहत। बोर्ड में जो बना कर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि लॉन्ग वॉल जो फेस होती है इसके 3 पॉइंट पर बात की जा रही है, उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं चाक उठा लेता हूं। ये रहा लॉन्ग वॉल फेस, ये रहा लॉन्ग वॉल फेस। लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग चला रहे हैं, लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग लॉन्ग वॉल फेस चला रहे हैं, और यहाँ जो है आपके पावर पैक्स लगे हुए हैं। तो ये इनटेक है। तो ये इनटेक का कहता है कितने मीटर के अंदर जो है आप लॉन्ग वॉल माइन सेल बी डन एट डैश मीटर सैंपलिंग फॉर रेस्पिरेबल एयरबॉर्न डस्ट। तो सैंपलिंग करने का जो काम करते हैं, आप कहां से कहां काम करते हैं, एयर मेजरमेंट स्टेशन जो बनाते हैं,
तो यहाँ पर जो 3 दी हुई है कि ये इनटेक हो गई, ये रिटर्न हो गई। तो ये इनटेक का जो फेस है, फेस का जो ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, इसी की चर्चा इसमें किया हुआ है। मैं यहाँ पर पढ़ करके आपको समझाने का प्रश्न। सैंपलिंग फॉर रेस्पिरेबल एयरबोर्न डस्ट इन ए लॉन्ग वॉल माइन शैल बी डन एट एयर मेजरमेंट स्टेशन जो बनाते हैं हम लोग, आउट बाई ऑफ द फेस इन द इनटेक। इनटेक के आउट बाई में, तो इनटेक का आउट बाई कौन सा हुआ, ये इधर हो गया इनटेक आउट बाई, आपको दिखाई दे रहा होगा। इनटेक एयरवे, इनटेक एयरवे के आउट बाई में, फेस इन द इनटेक एयरवे, ठीक है। ये समझ में, यहां से आपको 10 मीटर जो है ले लेना है, ये हो गई, यहाँ पर ले लेना है एयर मेजरमेंट स्टेशन फ्रॉम द इनटेक इंड ऑफ द फेस, फेस का जो इनटेक इंड है, तो इनटेक इंड ये वाली हो गई, और फ्रॉम द इनटेक इंड ऑफ द फेस, और दूसरी कहता है इनटेक एयरवे ऑफ द फेस। तो ये जो है एक ये हो गई, दूसरी जो है रिटर्न एयरवे, रिटर्न इंड ऑफ द फेस। तो रिटर्न इंड यहाँ पर है, ये रिटर्न इंड यहाँ पर फेस का जो रिटर्न इंड है, रिटर्न इंड ऑफ द फेस। तो इससे कितनी दूरी पर होनी चाहिए, और इन बाई ऑफ द रिटर्न इंड ऑफ द फेस। तो इस तरीके से आपको ये जज करनी है कि यहाँ पर और कहां पर जो है एयर मेजरमेंट स्टेशन बनानी है। प्रश्न को और क्लियर पढ़ लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि सैंपलिंग फॉर रेस्पिरेबल एयरबोर्न डस्ट इन लॉन्ग वॉल माइन शैल बी डन एट डैश डैश मीटर आउट बाई ऑफ द फेस इन द इनटेक एयरवे। इनटेक एयरवे में फेस के आउट बाई में कितने मीटर, फेस के आउट बाई में। तो मैं जो यहाँ पर डॉट लगाया था पहला, वो वाली हो गई। दूसरा जो डॉट लगाया कि डैश डैश मीटर फ्रॉम द इनटेक इंड ऑफ द फेस, फेस के इनटेक इंड में, फेस के इनटेक इंड में, फेस का इनटेक इंड जो था वो आपने लगाया था दूसरा नंबर का पाइस, फेस का इनटेक इंड। और तीसरी थी मीटर आउट इन बाई ऑफ द रिटर्न इंड ऑफ द फेस, फेस के रिटर्न इंड के कितने मीटर के अंदर। तो ये जो आपकी है वो है जो कि 30 मीटर, पहला जो है 30 मीटर, जो कि आपकी इनटेक इंड के फेस के 30 मीटर की दूरी पर आपको पहला डॉट लगा है। दूसरा जो है 10 मीटर के अंदर में होने चाहिए, 10 मीटर फ्रॉम द इनटेक इंड, फेस के इनटेक इंड के 10 मीटर के अंदर। और तीसरी जो है 10 मीटर इन बाई ऑफ द रिटर्न इंड, रिटर्न इंड के 10 मीटर के अंदर में आपको सैंपलिंग पॉइंट, सैंपलिंग एयर मेजरमेंट स्टेशन बनानी है लॉन्ग वॉल फेस में। तो ये रहा, आप सी को टिक लगा चुके होंगे और आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहती है। तो ये इस प्रश्न जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फेंसिंग टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ टॉप ऑफ वर्किंग इंक्लाइन, वर्किंग इंक्लाइन के टॉप के अंदर में जो लगाई जाती है फेंसिंग, वो किस टाइप की होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो थी वो 5 क्वेश्चंस को आपने स्टडी कर लिया। अगले वीडियो में मैं फिर से 5 क्वेश्चंस को डालने वाला हूं, और इसके लिए आप मिश्रा सर की माइनिंग क्लास की जो वीडियो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाइए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं।